block of mass 15 kg placed on a long trolley. The coefficient of static friction between block and the trolley is 0.18. The trolley accelerates from rest with acceleration so much per 20 seconds and then moves with uniform velocity. Discuss motion of the block as viewed by stationary observer on the ground and observer on the trolley. देखिए ये एक is placed on a long trolley. जैसे बेल्ट होती है, ये ट्रॉली एट रेस्ट है और इसके ऊपर a block mass 15 kg is placed. The body start accelerating, start from rest, यानी इसका u कितना है 0 और उसके बाद ये एक्सेलरेट होती है with certain acceleration 0.5. बस इतना ही डाटा हमको दिया गया है. कितनी देर तक? 20 सेकेंड. तो 20 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी. कितनी हो जाएगी? अब तो आप उतना बना लेंगे, 10 हो जाएगी. उसके बाद और ज्यादा नहीं बढ़ती, फिर ये 10 वेलोसिटी से चलनी शुरू कर देती है. दिस इज अवर क्वेश्चन. ओके, ये हमको डिस्क्रिप्शन दिया है. उसके बाद पूछा क्या है? डिस्कस, मतलब हमें उसे टेक्स्ट में बताना है, लिखकर बताना है. डिस्कस मोशन ऑफ द ब्लॉक एज व्यूड बाय 2 ऑब्जर्वर्स. एक ऑब्जर्वर ग्राउंड पर खड़ा है, यहां पर एक ऑब्जर्वर खड़ा है और इसको देख रहा है ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड. ये ऑब्जर्वर ए. दूसरा ऑब्जर्वर यहां बी ऑब्जर्वर रनिंग विद द मूविंग विद द ट्रॉली. भले वो उसके ऊपर खड़ा हो, भले साइड में उसके साथ साथ जा रहा हो, पर इन दोनों की वेलोसिटी एक जैसी. ओके, तो इसको इसका मोशन क्या है, इसको इसका मोशन कैसा दिखता है, ये मान लीजिए यहां पर है और ये इसको ऑब्जर्व करता है ऑब्जर्वर ए. ये हमको बताना है कि इन दोनों को ये कैसे दिखेगा. अब इसमें फ्रिक्शन भी दिया है, उसका कोएफिशिएंट भी दिया है. तो हमको क्या चेक करना है? हमको ये चेक करना है कि जैसे ही ट्रॉली चलती है वो ब्लॉक चलेगा या फिसल जाएगा. ये ट्रॉली के ऊपर ब्लॉक रखा है और जैसे ही ये ट्रॉली चलेगी तो ये वाला ब्लॉक इसके साथ चलता है या ये इतनी स्पीड से इतनी एक्सेलरेट होती है ये फिसल जाता है. दोनों काम हो सकते हैं. अगर ये बहुत तेजी से जाएगा तो ये फिसल जाएगा, और अगर ये ऐसे जाएगा और इसका फ्रिक्शन इसको पकड़ के रखेगा, क्योंकि फ्रिक्शन को कौन अपोज कर रहा है? सॉरी, ये फिसलता है पीछे, तो इसको अपोज कौन करेगा? कौन नहीं फिसलने देगा? फ्रिक्शन. तो अगर फ्रिक्शन इतना होगा कि इसको फिसलने न दे तो ये ट्रॉली के साथ चलेगी. तो पहले हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि ये हम डिसाइड करें कि ये फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा. कैसे डिसाइड करते हैं? डिसाइड ऐसे करते हैं कि फिसलेगा क्यों? पीछे की तरफ एक फोर्स लगेगा, सूडो फोर्स लगेगा, क्योंकि पीछे तो कोई धक्का नहीं दे रहा है इसको. वो फोर्स कैसे पैदा होता है? ट्रॉली आगे जाती है और हम ये मानते हैं ट्रॉली एट रेस्ट है, इसलिए इसको पीछे की तरफ धक्का लगता है. तो इसको पीछे की तरफ कितना धक्का लगेगा? मास इंटू एक्सेलरेशन. किसका एक्सेलरेशन? जिस एक्सेलरेशन से बॉडी आगे जा रही है. ठीक है, तो बॉडी ऐसे आगे जा रही है, हम ये मानते हैं इन दोनों के बीच डिस्टेंस पैदा हो रहा है. किस एक्सेलरेशन से? जो इसका एक्सेलरेशन है. इसका मास हमको मालूम है, तो हम ये मानते हैं इस पर एक सूडो फोर्स लगता है पीछे की तरफ. कितना? एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाय मास. ये समझ आ गया आपको कि इस पर हम एक सोच लेते, इमेजिन कर लेते हैं कि ये फोर्स है जिसके कारण ये फिसल रहा है, पीछे जा रहा है. कैलकुलेशन कैसे की जाती है? मास इंटू एक्सेलरेशन. जो आगे जाने का एक्सेलरेशन है उसको रेस्ट मान लिया तो ये पीछे आ रहा है. ओके, सो ये हो गया उस पर लगने वाला फोर्स. ये फोर्स है वो पीछे फिसलेगा.
अब फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा ये किस पे डिपेंड करता है कि जो फ्रिक्शन है, तो हमको और दूसरा क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्रिक्शन। देख लेंगे कौन कम कौन ज्यादा, उससे पता लगेगा कि फिसलेगा कि नहीं फिसलेगा। अब याद करिए फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, वेरी गुड। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स ड्यू टू एक्सीलरेशन, फोर्स ऑन ब्लॉक। हमको बताने की जरूरत नहीं है, सूडो फोर्स है, रियल फोर्स है, दैट इज नॉट नेसेसरी, हम जानते हैं वो सूडो फोर्स है। आप लिखेंगे तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो ठीक है। एंड दिस इज 15 मल्टीप्लाइड बाय 0.5 इज इक्वल टू 7.5 न्यूटन। किस तरफ लगता है, इस पर। अगर ये तरफ एक्सिलरेट हो रही है तो इस पर ये फोर्स इधर लगता है, सूडो फोर्स। ओके, कितना, 7.5। ये पीछे की तरफ लगा। अगर इसको पीछे फिसलना है, इसका इंटेंशन ऑफ मोशन पीछे की तरफ है, तो इसको रोकेगा कौन, फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन किधर पैदा हो, अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन। और ये के बराबर है, दिस इज, और हॉरिजॉन्टल सरफेस में आर किसके बराबर होता है, यस वेरी गुड, आर इज इक्वल टू एम जी। ओके, अब मुझे फटाफट इसको निकाल कर बताइए, ये और ये म्यू एम जी कितना आया और कौन बड़ा है। हाँ जी, कितना आया, 27 न्यूटन। कौन बड़ा है, फ्रिक्शन ज्यादा बड़ा है, तो बॉडी फिसलेगी कि नहीं फिसलेगी, नहीं फिसलेगी, सिंपल। फ्रिक्शन सामने की तरफ पुश कर रहा है। कितनी देर तक ये चलेगा, तो आंसर है ये चलेगा कितनी देर तक, 20 सेकेंड। 20 सेकेंड, 20 सेकेंड बाद एक्सीलरेशन खत्म। ये फोर्स ऑन ब्लॉक, मास इनटू एक्सीलरेशन, ये खत्म। अगर ये वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, ये वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, तो बताइए इस फोर्स के कारण क्या ये बॉडी इधर चलना शुरू करेगी, नहीं। क्यों, वेरी गुड, व्हेन देयर इज नो एक्शन देयर विल बी नो रिएक्शन। अगर फोर्स का एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन भी नहीं। अगर यहां पर हमसे एक छोटा सा सवाल पूछा जाएगा, हाउ मच फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो आप क्या आंसर देंगे, हाउ मच फ्रिक्शन इज एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। हाँ, दिस इज रॉन्ग, फ्रिक्शन का। अगर 27 अगर आप बोलोगे तो देखो इधर 27 काम कर रहा है और इधर 7.5 काम कर रहा है, तो ये बॉडी तो इधर भाग जाएगी। तो यस, हमने सिर्फ उसकी लिमिट निकाली है 27, फ्रिक्शन का फोर्स नहीं। फ्रिक्शन लगेगा कितना, जितना एक्शन उतना रिएक्शन। एक्शन कितना है 7.5, तो रिएक्शन भी कितना होगा 7.5। तो 27 हमने क्यों निकाला, इसलिए निकाला कि ये 7.5 जो चाहिए वो लिमिट के अंदर आता भी है कि नहीं आता। हो सकता है हमारी लिमिट 6 आती, अगर हमारा म्यू आर इज इक्वल टू 6 आता, मतलब फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है 6, तब क्या वो 7.5 होता, नहीं होता, तब वो कितना होता 6। अगर हमने निकाला उसकी लिमिट 27 है 27, तो कितना हो जाएगा वो 7.5, फिर उससे ज्यादा नहीं जाएगा। क्यों, जरूरत नहीं है। और फ्रिक्शन ऑटो एडजस्टिंग फोर्स है, तो अगर 7.5 पीछे लगता है, सामने की जरूरत भी 7.5 है, उतना ही लगेगा, उसके ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि एक्शन नहीं है। समझ आई बात। तो फ्रिक्शन का फोर्स कितना होगा, ये जो हमने निकाला इसको हम क्या लिखेंगे, हाँ, लिमिट ऑफ फ्रिक्शन, नॉट
एक्चुअल फ्रिक्शन। लिमिट ऑफ फ्रिक्शन 27, एक्चुअल फ्रिक्शन कितना लग रहा है 7.5। ठीक है, अब उसके बाद द बॉडी विल नॉट स्लिप, ये रिजल्ट एक आ गया। अब अगली बात, हमने देखा बॉडी स्लिप नहीं कर रही, लेकिन हमको डिस्कस क्या करना है, ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, ये जब इसको देखता है तो ये इसको कैसे जाता हुआ लगता है? तो आंसर है कि ये तो फ्रिक्शन ज्यादा है, बॉडी उसके साथ चिपक गई। तो जो इसका मोशन है ट्रॉली का, वही मोशन है ब्लॉक का। तो ए को कैसा दिखेगा? ए विल सी दैट ब्लॉक इज गेटिंग एक्सेलरेटेड एंड आफ्टर 20 सेकेंड इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म, इट्स वेलोसिटी हैज बिकम यूनिफॉर्म। समझ आ गया? क्योंकि फ्रिक्शन ना तो उसको आगे जाने देता है ना पीछे जाने देता है। 20 सेकेंड के बाद जब एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा तो क्या होगा? एक्सेलरेशन बंद हो जाएगा तो ये बॉडी पे एक्सेलरेशन लग रहा है और फिर एक्सेलरेशन बंद हो गया, तब दोनों एक साथ फोर्स कितना हो गया? 0। तो फ्रिक्शन भी ऑटोमेटिकली 0, जरूरत नहीं है उसकी। और वो 20 स्पीड से जाएगा तो ए में हमारा आंसर क्या आएगा? द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड, टू ऑब्जर्वर ऑन ग्राउंड, ब्लॉक accelerate for 20 seconds, then move uniformly. Now B is observer moving with the trolley. ये बड़ा मजेदार है, ऑब्जर्वर मूविंग विद द ट्रॉली। एक ट्रॉली मूव कर रही है, एक ट्रेन का डिब्बा मूव कर रहा है, हम उसके ऊपर बैठे हैं और ये हमारा सामने रखा है ब्लॉक। अब जिस फ्लोर पर ये रखा है उसी फ्लोर पर हम भी बैठे। ट्रेन फास्ट हो रही है, स्लो हो रही है, आगे जा रही है, पीछे जा रही है, क्या मेरे से इसका डिस्टेंस बदल रहा है? तो मैं क्या कहूंगा कि ये क्या करता है? स्टेशनरी, ये एट रेस्ट है, चलता ही नहीं है। ठीक है, समझ में आया? तो जो आदमी उस प्लेटफॉर्म पर है वो क्या बोलेगा कि ये ब्लॉक कैसा है? एट रेस्ट। टू ऑब्जर्वर बी द ब्लॉक इज एट रेस्ट। क्यों? रीजन हम लिख देते हैं, नो रिलेटिव मोशन, क्योंकि हर मोशन कैसा होना चाहिए? रिलेटिव। दोनों के बीच का डिस्टेंस या तो बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए। यहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन, सो इट अपीयर्स टू हिम दैट द ब्लॉक इज एट रेस्ट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं अगला पॉइंट। बस इतना ही है। ओके, समझ में आ गया दोनों तरीके से? तो इसमें हमको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू किसी चीज की नहीं निकालनी है, बट वी शुड अंडरस्टैंड कि एट रेस्ट कब होगा, क्यों स्लिप होगा, क्यों स्लिप नहीं होगा, दोनों चीजें डिस्कस करनी थी। ओके, so this is done and now we go for the next question, that is 5.34. Two bodies A and B of 5 kg 10 kg are in contact and they are at rest against a wall. एक वॉल के अगेंस्ट दो बॉडीज एट रेस्ट हैं। ये एक वॉल है, ओके, यहां पर this is a 10 kg body and there is a 5 kg body and there is partition between the two. Okay,
5 kg, 10 kg. A force of 200 Newton is applied horizontally to A. इनके नाम हैं A and B. यहां पर इधर हमने फोर्स लगाया हॉरिजॉन्टली एंड दिस इज न्यूटन. ओके, ये सिचुएशन है. इसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन. अब यहां पर पार्टीशन इन्होंने किसको बोला है? ये बीच वाले को. ठीक है, हमारी मर्जी है, हम मान लेते हैं, किसी का भी नाम पार्टीशन रख देते हैं. तो लेट अस से दिस इज द पार्टीशन. ये दोनों को पार्ट करता है. टू बॉडीज ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट एंड एट रेस्ट अगेंस्ट ए रिजिड वॉल. ठीक है, टू बॉडीज ए एंड बी आर इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, रेस्ट ऑन टेबल अगेंस्ट ए रिजिड वॉल. ओके, नो, इसका नाम हम रखते हैं पार्टीशन. दिस ये पार्टीशन वॉल है. ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन है व्हाट आर रिएक्शन ऑफ द पार्टीशन. पार्टीशन का रिएक्शन बताना है. पार्टीशन कहां रिएक्ट करता है? ये इसको ऐसा हम दबा रहे हैं तो पार्टीशन पीछे नहीं जा रहा. आपने देखा, हमने शुरू में स्टडी किया, फोर्स के दो रिजल्ट हो सकते हैं, दो इफेक्ट होते हैं. एक इफेक्ट ये होता है कि वो मोशन क्रिएट करता है. दूसरा इफेक्ट क्या होता है? अगर वो मोशन नहीं क्रिएट करेगा, किसी चीज को दबाएगा और उसमें मोशन नहीं क्रिएट कर पाएगा, तो जरूर क्या हो रहा होगा? इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन पैदा हो रहा होगा और वो दोनों मिलकर क्या हो जाते हैं? जीरो. ओके, अब अगर ये वॉल इधर मूव नहीं कर रही है तो जरूर वॉल क्या पैदा कर रही होगी? रिएक्शन. तो ये वॉल इस फोर्स के अगेंस्ट, ये इसके अगेंस्ट यहां पर रिएक्शन पैदा करती है. तो ये जो इसका रिएक्शन है, ये हमसे पूछा ये कितना. सो हाँ जी, क्या बोल रहे हैं? रिएक्शन ऑफ पार्टीशन और वॉल. ये 200 क्या वॉल पर लगा रहे हैं कि पहले ब्लॉक पर लगा रहे हैं? पहले ब्लॉक पे. ओके, तो इसका रिएक्शन 200 होगा, इसका 200 होगा ना. पर हो रहा. ओके, देखिए, इसको ना सोचने के बहुत सारे तरीके हो रहा है वाली चीज को सोचिए. हमने इसको 200 न्यूटन फोर्स दिया और ये ब्लॉक में मोशन कुछ नहीं हुआ, एक्सेलरेशन जीरो. तो उसने कितना कंज्यूम किया फोर्स को? m इंटू ए, जीरो. अगर उसने जीरो कंज्यूम किया तो उसने क्या किया? पूरा का पूरा फोर्स ट्रांसफर कर दिया अगली सरफेस पे. समझ आया? वो खुद कितना कंज्यूम करेगा? m इंटू ए, बाकी को ट्रांसफर कर देगा अगले पार्टीशन में. तो इसने यहां ट्रांसफर कर दिया कितना? 200. इसने यूज किया अपने एक्सेलरेशन में, कितना एक्सेलरेशन इसका? जीरो. तो इसने भी कितना यूज किया? जीरो. जीरो यूज करके बाकी इसने इसको ट्रांसफर कर दिया. अब वॉल पर कितना लगा? 200. अब अगर वॉल पर एक्शन 200 है तो रिएक्शन भी कितना होगा? 200. देयरफॉर रिएक्शन ऑफ द वॉल इज 200 न्यूटन. ये हो गया. अब उसके बाद अगली चीज देखिए, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी. ऐसे में ये अब हम लोगों ने अभी अभी किया. ये पार्टीशन इसने खुद कितना यूज किया? m इंटू ए, जीरो. और इसने इस बॉडी को दबाया कितने फोर्स से? 200. तो ये भी इस पर कितना रिएक्ट करेगी? 200. ये एक्शन रिएक्शन पेयर कौन बने? ये दोनों.
इसने फोर्स पे लगाया बी पर, बी ने फोर्स ए पर। ओके, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी। दिस इज अगेन 200 न्यूटन। ये है, इसका नाम एक्शन और इसका नाम रिएक्शन। एक्शन रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी आर अगेन 200। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन में कोई भी फोर्स कंज्यूम नहीं हुआ। समझ आई बात? ओके, अब नेक्स्ट, ये दोनों चीज आ गई। तो जब कोई चीज खड़ी रहती है, आगे के लिए याद कर लेना है, खड़ी रहती है तो वो पूरे फोर्स को ट्रांसफर कर देती है। यही हम जनरल याद रखते हैं कि अगर खड़ी चीज है तो फोर्स ट्रांसफर, यानी कंज्यूम नहीं हुआ। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगला ये वाला इंपॉर्टेंट है। व्हाट हैपन्स इफ रिमूव? अगर इस दीवार को हम उठा दें यहां से तो क्या होगा? अब ये चलने के लिए फ्री है, चलने के लिए फ्री है तो ये चलेगा। कौन से फोर्स से? 200 न्यूटन के कारण चलेगा। ओके, तो व्हाट हैपन्स इफ वॉल इज रिमूव? इसका हम पहला आंसर देंगे, द बॉडी, द टू ब्लॉक्स विल स्टार्ट मूविंग। The two blocks start moving with acceleration. Common acceleration A, which is equal to net force upon mass. एक्सेलरेशन उसमें आएगा और एक्सेलरेशन किसके बराबर होता है? नेट फोर्स अपॉन मास। अब यहां पर हमको क्या निकालना है? आगे कुछ दिया। ओके, डज द आंसर टू बी, आंसर टू बी, एक्शन रिएक्शन फोर्सेस बिटवीन ए एंड बी चेंज व्हेन द बॉडीज आर इन मोशन? अगर बॉडी मोशन में है तो क्या एक्शन रिएक्शन जो कि पहले 200 न्यूटन था उसमें कुछ चेंज आएगा या उतना ही रहेगा? चेंज आएगा। क्यों आएगा? हाँ, क्योंकि पहले तो उन्होंने पूरा का पूरा ट्रांसफर कर दिया था। अब जब फोर्स लगता है तो पहले ए अपना यूज करता है। देखो, बॉडी ए, ब्लॉक ए ने फोर्स को यूज किया। क्यों? एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि अब उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। अगर 200 में से उसने 40 खुद यूज कर लिया अपने एक्सेलरेशन में, तो उसके पास आगे फॉरवर्ड करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए कितना बचेगा? 160। उस 160 से वो बी को दबाएगा। अब अगर बी को 160 से दबाएगा तो बी उसको रिएक्ट भी कितने से करेगा? 160 से। तो पहले हमारा आंसर क्या था? 200। अब आंसर क्या हो जाएगा? 160। समझ आया? और सुनिए, इसमें 16 ये उस पे एक्सेलरेशन हो रहा है तो उसने कुछ यूज किया। अब मान लीजिए फ्रिक्शन आ गया इसमें बीच में, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो कुछ फोर्स का हिस्सा इसमें यूज हो जाएगा। फ्रिक्शन को काउंटर करने में वो भी यूज हो जाएगा। समझ आ रही बात? तो अब बताइए कि हम इस पर निकालेंगे कैसे? कैसे कैलकुलेशन करें कि कितना फोर्स बच गया जिसके ए ने बी को जाकर हिट किया? ये हमें निकालना है। तो यस, कैसे कैसे निकलेगा? मेन फोर्स जो आ रहा है उसमें से, हाँ मैंने आपको बताया, दो खर्च पहले हो रहे हैं फोर्स के। कौन कौन से? एक तो उसको ए को एक्सेलरेशन देने में, दूसरा फ्रिक्शन को काउंटर करने में। दोनों निकाल लेते हैं, उन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो फोर्स बचेगा वो क्या किया? ए ने बी पर लगाया। समझ आया? ओके, शुरू करते हैं। तो फोर्स ये एक्सेलरेशन, ओके, कॉमन एक्सेलरेशन
नेट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ओके, नेट फोर्स कितना होगा बोलिए? नेट फोर्स इज 200 माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू आर कितना होगा? म्यू की वैल्यू क्या है? 0.15। आर क्या होता है? mg। कौन सा m लेना हमको? ए का, बी का या दोनों का? ओके, तो इसका प्रिंसिपल ये है कि ये फोर्स जो है ये ए पे लग रहा है, बी पे लग रहा है कि दोनों पे लग रहा है? टोटल है ये। सॉरी, ए पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पर हम ए के लिए अलग 200 और बी के लिए कोई और फोर्स ऐसा लगा रहे हैं, या 200 को ही पूरा काम करना है? हाँ, 200 इज द टोटल फोर्स। अब अगर 200 टोटल फोर्स है तो फ्रिक्शन भी हमको कैसा लेना चाहिए? टोटल। इसलिए फ्रिक्शन पूरी बॉडी का लिया जाएगा। समझ आया क्यों लिया जाएगा? अगर हम सिर्फ ए पर लगने वाला फोर्स लेते तो फ्रिक्शन भी किसका लेते? ए का। अच्छा, 200 माइनस 0.515 इंटू एम, दोनों का एम मिला के कितना? 15 इंटू जी 10। ठीक है, तो ये तीनों क्वांटिटी को हम लिख लेते हैं। तो दिस इज इक्वल टू 200 माइनस 0.15 इंटू 15 इंटू 10। ये क्या आ गया? नेट फोर्स। दिस इज टू बी डिवाइडेड बाय टोटल मास। दिस इज टोटल नेट फोर्स एंड दिस इज टोटल मास। ये हमने किसने सीखा था? कनेक्टेड मोशन में। पहले जब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैसे निकलता है? पूरे सिस्टम पे लगने वाला फोर्स डिवाइडेड बाय पूरे सिस्टम का मास। आपने देखा था 3-4 डब्बे जुड़े हुए चलते थे, याद आया कुछ? टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो ये रहा टोटल फोर्स बाय टोटल मास। टोटल मास 10 + 5 15, ये टोटल मास। ओके, इसको कैलकुलेट करके मुझे बताइए कितना आया? हरी अप 177/15। उसको करो ना, और आगे करो, एक स्टेप और कर लो। .11.8 एक्सेलरेशन 11.8। ओके, और देखिए किसी का कोई डिफरेंट आता है या यही करेक्ट है? ठीक है, उसको राउंड कर दीजिए 11.8। ठीक है, तो दिस इज एक्सेलरेशन। इस एक्सेलरेशन से ये दोनों बॉडी आगे जा रही हैं क्योंकि अब वॉल नहीं है। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, इस एक्सेलरेशन से दोनों बॉडी आगे जा रही हैं। नाउ बी का आंसर क्या होगा? एक्शन रिएक्शन पेयर। ए बी को ढकेल रहा है, ए बी को ढकेल रहा है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहां पर है? यहां पर ये इसको ढकेलता है, जिसके कारण, इसके पुश के कारण इसमें एक्सेलरेशन आ गया। कितना? इतना। अगर ये इसमें एक्सेलरेशन आया तो इसका मास कितना है? 10। तो इस पर लगने वाला इफेक्टिव फोर्स कितना? थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। हमने निकाला इफेक्टिव फोर्स 10 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन 11.8। कितना आया आंसर? 118। पर 118 ठीक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, फिर से सुनिए, यहां से ये इसको पुश करता है, इसने इसको फोर्स दिया, ये इसने इस फोर्स का क्या यूज किया? हाँ, दोनों काम किया। एक्सिलरेट भी हुआ और फ्रिक्शन को भी बैलेंस किया। टोटल फोर्स इसने दिया।
तो ए बी पर जो फोर्स लगा रहा है उसको कैलकुलेट करिए। बताओ एक्सिलरेट होने के लिए कितना फोर्स चाहिए बी को? मास इंटू एक्सिलरेशन। एक्सिलरेशन आपको मालूम है, मास आपको मालूम है, कितना फोर्स चाहिए? 118। समझ आया? दो काम हो रहे हैं। देखिए ये हमने ब्लॉक को आगे ढकेला, इसमें दो काम हो रहे हैं। ये इसका एक्सेलरेशन भी हो रहा है और यहां नीचे भी फोर्स लग रहा है। ये मैंने इसको दिया ऐसे और ये एक्सेलरेट हुआ, आपने एक्सेलरेशन का फोर्स कैलकुलेट कर दिया 118, तो मैं इसको 18, ये 118 कहां यूज हो रहा है? m इंटू ए, इसके एक्सेलरेशन होने में। पर यहां कितना फोर्स लग रहा है वो भी तो मुझे ही देना पड़ रहा है, तो मुझे एक फोर्स और उसमें कौन सा जोड़ना पड़ेगा? फ्रिक्शन का। दोनों फोर्स मैं दूंगा तब तो ये चलेगा। फ्रिक्शन वाला उसमें कंज्यूम हो गया और m इंटू ए से ये आगे बढ़ गया, तो मुझे फोर्स देना कितना पड़ेगा? दोनों का सम। ओके, तो बात समझ में आई आपको? इस तरह से हम इसमें निकालते हैं टोटल फोर्स बाई ए, टोटल इज इक्वल टू एम ए प्लस म्यू आर फॉर बी। ये भी किसके लिए है? और बी, दैट इज और बी। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करके बताइए मुझे कितना लगेगा। ए की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, एम ए की वैल्यू निकाल चुके हैं। एम इंटू ए की वैल्यू ये रही। एम कितना है इसका ब्लॉक का? एम आप 5 लेंगे, 10 लेंगे कि 15 लेंगे? 10, क्योंकि ए जिसको ढकेल रहा है उस बॉक्स का वेट 10, तो दिस बी 10 मल्टीप्लाइड बाय 11.8 प्लस म्यू। म्यू इज हाउ मच? द फ्रिक्शन। म्यू की वैल्यू हमको मालूम है 0.15 इंटू एम इंटू जी। इसमें m किसका लिया जाएगा? सिर्फ b का लिया जाएगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं? a के आगे का फोर्स। तो a जब आगे b पर लगाएगा तो सिर्फ किसका फ्रिक्शन के लिए वो फोर्स देगा? b के फ्रिक्शन के लिए फोर्स देगा, और अपने फ्रिक्शन के लिए वो खुद यूज करेगा। लेकिन b पर जो फोर्स लग रहा है उसमें किसका फ्रिक्शन लिया जाएगा? सिर्फ b का फ्रिक्शन लिया जाएगा, क्योंकि a उतना ही फोर्स उसको देगा। ओके, तो अब ये दोनों का टोटल बताइए कितना हुआ? हाउ मच? इक्वल टू 133 न्यूटन। ठीक है, तो दिस इज द फोर्स बाय ए ऑन बी, टोटल फोर्स बाय ए ऑन बी। अगर ए बी पर इतना फोर्स लगाता है तो एज पर थर्ड लॉ बी ए पर कितना फोर्स लगाएगा? सेम। देयरफॉर एक्शन ए टू बी इज इक्वल टू 133 न्यूटन। रिएक्शन बी टू ए is again 133 Newton, Newton's third law. ठीक है, so this is how we will do it. Okay, monkey of mass 40 kg climbs on a rope which can stand maximum tension of 600 Newton. In which case of the following the rope will break? अलग अलग मंकी के मोशन दिखाए गए हैं और किस केस में ये रोप टूट जाएगी। ओके, फिजिक्स के अनुसार रोप कब टूटेगी? व्हेन फोर्स ऑन द रोप इज मोर देन इट्स वैल्यू, मोर देन कैन बियर। हाउ मच टेंशन इट कैन बियर?
it can bear, is it given, a monkey of mass 40 kg with a maximum tension of 600. ओके अगर मंकी अपनी जगह पर खड़ा है तो कितना फोर्स क्रिएट करता है? 400 न्यूटन. 40 kg इंटू जी, दैट इज 400 न्यूटन. तो अगर वो इस पर खड़ा रहता है रोप पर तो कितना फोर्स लगा रहा है नीचे? 400 न्यूटन. तो टेंशन कितना होगा? 400 न्यूटन. क्या रोप टूटेगी? नहीं टूटेगी. ओके तो ये मंकी उस रोप से ऊपर चढ़ता है, नीचे उतरता है, दोनों एक्शन करता है. 4 तरह के एक्शन हमको दिखाए हैं और हमको एग्जामिन करना है वेदर इन विच पर्टिकुलर केस द रोप विल ब्रिंग, रोप विल ब्रेक अवे एंड व्हाट विल हैपन इन दी अदर केसेस. तो पहला केस लेते हैं, क्लाइम्स अप विद एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके जब ये ऊपर जा रहा है, इसके लिए मैं आपको याद दिलाता हूं लिफ्ट का केस. लिफ्ट का केस और ये दोनों एक ही प्रिंसिपल पर काम करते हैं और इसका हमारी टेक्निक रहेगी फ्री बॉडी डायग्राम. ओके फ्री बॉडी डायग्राम हम इसमें बनाएंगे और ये देखेंगे कि टेंशन कितना होता है. ओके मंकी पर टेंशन की डायरेक्शन किधर होगी, क्या आप बता सकते हैं? मंकी पर द टेंशन एक्टिंग ऑन द मंकी is in which direction, upward or downward? Upward. Very good. The tension acting on the roof will be downward. The tension acting on the monkey will be upward. ठीक है तो ये यहां पर डायरेक्शन है टेंशन की. इस पर ग्रेविटी के कारण कौन सा फोर्स काम करता है? टेंशन ऊपर, mg नीचे और ये चुपचाप खड़ा है. अगर खड़ा है तो हमारा इक्वेशन क्या? खड़ा है तो इसका नेट एक्सीलरेशन किधर है, ऊपर या नीचे? किसी भी तरफ नहीं है. तो इक्वेशन क्या बना? ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ mg. दोनों कैसे हैं? इक्वल. T इज इक्वल टू mg. ओके फिर से सुनिए मैथमेटिकली करेक्टली इसको क्या लिखना है? व्हाट इज द नेट एक्सीलरेशन ऑन द बॉडी? 0. ऊपर की तरफ T, नीचे की तरफ माइनस mg. तो T माइनस mg इज इक्वल टू 0. तो T इज इक्वल टू mg. वही जो हम पहले बोल रहे थे, ऊपर के फोर्सेस बराबर नीचे के फोर्सेस. T इज इक्वल टू mg इफ इट इज एट रेस्ट. पर वो इन्होंने नहीं दिया. इन्होंने ये दिया है फर्स्ट केस में, द मंकी इज एक्टिंग अप. तो इसके पास एक्सेलरेशन है कितना? ये अगर ये इसके पास एक्सेलरेशन है तो इस पर नेट फोर्स कितना काम कर रहा है? m इंटू जी. ठीक है ये नेट फोर्स समझ में आया. नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन. नेट फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्सेस का सम करके. किस बॉडी पे? किसी भी एक सिंगल पॉइंट पर, किसी भी एक सिंगल बॉडी पर. So let us say this is our point and we make a free body diagram of this point. So case 1 A. Case A. केस ए पे ये ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स कितना हुआ? नेट फोर्स मास इंटू एक्सेलरेशन. मास इंटू एक्सेलरेशन. हमारा आंसर है नेट फोर्स ये और नेट फोर्स. अप्लाइड फोर्सेस कौन कौन से हैं? टेंशन ऊपर की तरफ काम कर रहा है, दैट इज टी. एमजी की वैल्यू बताइए. mg किधर काम कर रहा है? नीचे की तरफ. माइनस mg. माइनस क्यों हुआ? नीचे काम कर रहा है. टेंशन किधर काम कर रहा है? ऊपर. तो T माइनस mg हमेशा हमको क्या देगा? रिजल्टेंट. T माइनस mg क्या देगा? रिजल्टेंट या नेट फोर्स. दिस इज रिजल्टेंट नेट फोर्स. T माइनस mg. हर चीज, हर बार भले ये मंकी ऊपर जाए, नीचे जाए, खड़ा रहे, कुछ भी करे,
नेट फोर्स का हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा? T minus mg, because T is always acting up, mg is always acting down. So this is net force. फर्स्ट केस में नेट फोर्स किसके बराबर है? m इंटू ए पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों? ये बिकॉज ऑफ दिस वर्ड अप को हमने क्या माना? प्लस। डाउन को क्या माना? इसलिए इसके सामने क्या लगा? माइनस, और इसके सामने क्या लगा? प्लस। ये आ गया, वैल्यूज रखिए, टी निकालिए। टी का फॉर्मूला क्या बना? एम जी प्लस है। ओके, एम की वैल्यू हमको मालूम है 40, जी प्लस ए हमको दिया है 16 40 आया? ठीक है, 640 न्यूटन। ये किसकी वैल्यू आई? टेंशन। ओके, अगर टेंशन इतना है तो रोप टूटेगा कि बचा रहेगा? टूट जाएगा। तो इसका रिजल्ट लिख देते हैं। रिजल्ट ये आ गया। ठीक है, अब इसके बाद दो तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, वो बाकी तीनों सॉल्व करेंगे, और एक वो तरह के बच्चे बोले रोप तो अब टूट ही गया, अपन चलते हैं घर, क्योंकि मंकी का आना जाना बंद। ओके, तो सेकंड लीजिए। क्लाइम्स डाउन विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये उसका एक्सेलरेशन है। तो इसी फॉर्मूला को फिर सेट करते हैं। देखिए, नेट फोर्स कितना लेंगे? ये केस बी, दिस वाज केस ए। ठीक है, रोप टूट गया, दूसरा रोप लगाया, फिर से मंकी को चढ़ाया। अब वो मंकी क्या करता है? ही क्लाइम्स डाउन विद एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। अब इस इक्वेशन को फिर से बनाते हैं। केस बी, नेट फोर्स रिजल्टेंट फोर्स कितना निकाला हमने? T माइनस एम जी। अब बताइए रिजल्टेंट क्या है? रिजल्ट है कि मंकी नीचे आ रहा है। अगर मंकी नीचे आ रहा है तो यहां पर क्या आ जाएगा? बस फिर से T बताइए। दिस इज 240। अब ये उसके ब्रेकिंग लिमिट के अंदर है। नाउ इफ दिस इज विद इन द ब्रेकिंग लिमिट, देन व्हाट विल हैपन? इट विल नॉट ब्रेक। ठीक है, नीचे आराम से आ सकता है। थर्ड केस क्या है? क्लाइम्स अप विद यूनिफॉर्म स्पीड। केस सी, जब ये ऊपर की तरफ जाता है, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना? 0। तो हमारा इक्वेशन क्या बना? T माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट? एंड T इज इक्वल टू एम जी, दैट इज 400। दैट इज केस सी। केस सी, T माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, therefore T इज इक्वल टू एम जी इज इक्वल टू 400। और अब क्या होगा? द रोप विल नॉट ब्रेक। ये आ गया, रोप नॉट ब्रेक। यहां पर भी क्या होगा? रोप नॉट ब्रेक। तो ये हमने एक चीज देखी, अगर मंकी सिर्फ खड़ा रहता है तो कितना टेंशन है रोप पर? 400। लेकिन अगर वो नीचे की तरफ आता है तो कितना टेंशन है? फॉल्स डाउन, सॉरी, ये क्लाइम्स डाउन, केस बी, इसमें टेंशन कितना?
240। जब खड़ा हुआ था तो कितना, 400। मतलब उसका जो अपना वेट है, मंकी का वेट कितना है, 400 न्यूटन। उससे भी कम टेंशन होता है इसमें, 240 न्यूटन। कौन सा एक्शन कर रहा है वो, कमिंग डाउन। तो जब वो नीचे आता है तो रोप पर उसके वेट जितना भी फोर्स नहीं लगता, उससे भी कम लगता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए। जब नीचे आते हैं तो वेट कम हो जाता है, ये लिफ्ट में हमने पढ़ा। ऊपर जाते हैं तो हमारा वेट बढ़ जाता है। ऊपर जाते हैं तो ये वेट बढ़ गया, नीचे आए तो वेट कम हो, खड़े हैं तो वेट बराबर है। ओके, नीचे आने का एक्सट्रीम केस, दैट इज केस डी। केस डी, यहां पर नीचे आने का एक्सट्रीम केस है, तो हमारा रिजल्टेंट तो वही है, T माइनस एम जी। अब ये जो मंकी नीचे आ रहा है, ये कैसे आ रहा है, फ्रीली अंडर ग्रेविटी, यानी इसका एक्सेलरेशन कितने के बराबर है, जी के बराबर। तो ए किसके बराबर है अभी, जी के बराबर। इसलिए यहां पर एम ए की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जी। तो बताइए टेंशन कितना हुआ, इसका साइन माइनस, सॉरी माइनस साइन लेना है क्योंकि नीचे गिर रहा है। ओके, T माइनस एम जी इज इक्वल टू माइनस एम जी। तो टेंशन कितना हुआ, 0। तो स्प्रिंग पे, रस्सी पे कोई टेंशन नहीं होता। ये वही है कि रस्सी हमने ऊपर से लटका दी, मंकी आया लेकिन उसने रस्सी को ऐसा लूज कर दिया, लूज किया तो ये इस पे कोई टेंशन नहीं है और ये स्लिप हो रहा है, इसलिए इसका अपना एक्सेलरेशन जी के बराबर 9.8 और टेंशन कुछ भी नहीं। ये 4 केस हो गए। समझ में आ गया? ओके, अगर आपको समझ में आ गया तो एक और क्वेश्चन लिखिए। A fireman has weight, a fireman has mass 60 kg or weight 60 kg. He climbs up to a house under fire. He climbs up to a house under fire and picks up a child, of weight 20 kg. Picks up a child of weight 20 kg. He is using a rope. Which will break under a force or under a tension of 750 Newton. 750 Newton. What should he do? फुल स्टॉप। ठीक है, क्या प्रॉब्लम है इसमें? आदमी का वेट कितना, बच्चे का, दोनों मिला के 80। जैसे ही वो रोप को पकड़कर लटकता है, नीचे की तरफ कितना फोर्स लगा, mg। दोनों का m कितना निकाला अभी आपने, 80, g कितना 10, तो कितना फोर्स लगा, और रोप कितना सह सकती है, तो रोप बचेगी कि टूट जाएगी, टूट जाएगी, तो उसको आग से बचाने का कोई फायदा ही नहीं। ओके, तो उसे क्या करना चाहिए? यहां पर अभी आपने एक चीज पढ़ी है कि जब कोई बॉडी, देखिए जब कोई बॉडी ऐसे होती है, क्लाइम्स डाउन विद एक्सेलरेशन, तो टेंशन की वैल्यू हमको कैसी मिली थी, लेस। जबकि खड़े खड़े में टेंशन कितना हो रहा था, 400। क्लाइंब डाउन करते हैं तो हमेशा कम होता है। ओके, हमारा रिजल्टेंट फोर्स
रिजल्टेंट टेंशन का फॉर्मूला क्या है? T माइनस mg। हम टेंशन कितना चाहते हैं? 750। इस न्यूमेरिकल में हम टेंशन कितना चाहते हैं? राइट। तो हम क्या करते हैं, पहली चीज हम ये एडवाइस करते हैं अपने नॉलेज से दैट ही शुड एक्सिलरेट डाउन। पहली चीज क्या होगी? ही शुड एक्सिलरेट डाउन विद एन एक्सिलरेशन a। अब a की वैल्यू निकाल के बताते हैं। तो पहली लाइन लिखिए, टू डिक्रीज द वेट he should accelerate down with net acceleration a, such that the resultant force और अब रिजल्टेंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? MA, और इसका साइन क्या देना? करेक्ट। अब इसमें आपको क्या क्या मालूम है? T आप मैक्सिमम कितना रख सकते हैं आपको मालूम है। M भी मालूम है। जो बॉडी नीचे आ रही है दोनों मिलकर उसका मास मालूम है, G की वैल्यू मालूम है, A निकल सकता है। माइनस दोनों का मास मिला के कितना? 80। ये आ गया, कितना आया? 5/8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतना एक्सेलरेशन उसको रखना है एंड ही कैन कम डाउन सेफली। ये एक्सेलरेशन मिनिमम है कि मैक्सिमम है? तो आंसर है मिनिमम। क्योंकि इससे ज्यादा एक्सेलरेशन रखेगा तो टेंशन और कम हो जाएगा और सेफ रहेगा। तो मिनिमम कम से कम इतना एक्सेलरेशन उसको चाहिए। तो अगर ये टेंशन को हम मैक्सिमम लेते हैं तो ये कैसा आएगा? मिनिमम। So how much is the minimum acceleration? 5/8 meter per second square. This is the acceleration required. एक बॉक्स है या एक बकेट है कुएं में, ये आदमी उसको उठाना चाहता है और यहां पर एक प्लेटफॉर्म है। दिस प्लेटफॉर्म, इस प्लेटफॉर्म पर ये खड़ा है। हम एक पतली लकड़ी का बना है, टूट भी सकता है। ओके, तो इसके लिए हमको क्वेश्चन दिया गया है, ए ब्लॉक ऑफ मास 25 kg। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5.32। दिस इज ब्लॉक 25 kg is raised by a 50 kg man. Is raised by 50 kg man in two different ways. What is the action on the floor by the man? Action on the floor by the man
in two cases. The floor breaks down at 700 Newton. Okay, in which case will it break? तो ये हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमको ये निकालना है कि प्लैंक पर कितना फोर्स लग रहा है। हमारा कॉमन एक्सपीरियंस अनुभव ये बोलता है कि सेकंड केस में फोर्स कम लगेगा, पहले केस में प्लैंक पर फोर्स ज्यादा आएगा। और हम लोग देखते हैं ऐसा, पर फिजिक्स में हमको क्वांटाइज करना है, उसको क्वांटिटी निकालनी है। फोर्सेस किधर काम कर रहे हैं ऐसा बताइए कि प्लैंक पर लगने वाला फोर्स बड़ा, प्रूफ करिए बड़ा है, यानी ये इसको दबा रहा है, जिस फोर्स से ये दबा रहा है इसका एक्शन कितना, और यहां पर ये इसको दबा रहा है, कितने फोर्स से दबा रहा है। ये F1 और F2 की वैल्यू निकालकर बताइए, तब बात बनेगी। तो फिजिक्स में अंदाज से काम नहीं करना है, एग्जैक्ट निकालना है। डायग्राम बनाइए, फोर्सेस की डायरेक्शन बनाइए। तब पहले केस में टेंशन किधर काम करता है? टेंशन आप सबको मालूम है, एक रस्सी के दो सिरे होते हैं, एक सिरे पे टेंशन की एक डायरेक्शन, दूसरे में दूसरी डायरेक्शन, और हमेशा टेंशन किधर काम करता है? अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर इस केस ये वाले पॉइंट पर टेंशन किधर काम करेगा? ऊपर की तरफ, क्योंकि इसको किधर खींचना है? ऊपर। इसका वेट किधर काम करता है? नीचे। टेंशन किधर काम करता है? ऊपर। तो ये इसको ऊपर खींचता है। यहां पर टेंशन किधर काम करेगा? नीचे। ऐसे। तो आदमी को क्या लगता है कि रस्सी मेरे को नीचे खींच रही है, जबकि रस्सी में टेंशन किसके कारण है? हमको मालूम है कि इस रस्सी में ये जो टेंशन है किसके कारण है? mg। तो यहां पर हमको छोटा सा फ्री बॉडी डायग्राम में क्या इक्वेशन मिलता है? बोलिए, क्या इक्वेशन मिलेगा? T इज इक्वल टू mg, ऊपर का फोर्स नीचे का फोर्स बराबर है। इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। अगर एक्सेलरेशन होता तो हम नेट फोर्स लिखते, अदरवाइज नेट फोर्स क्या होता है? T माइनस mg, हिल नहीं रहा है, जीरो। T माइनस mg इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या होता है? T इज इक्वल टू mg। तो यहां पर ये हमको एक इक्वेशन मिलता है, ठीक है। अब मिल गया है तो उसको लिख लेते हैं, T इज इक्वल टू mg, कहीं ना कहीं काम आएगा। आगे बढ़ते हैं। ये T यहां पर किधर काम कर रहा है? नीचे। अब ये बताओ, ये जो मचान बना हुआ है इसके कांटेक्ट में कौन है? आदमी, ठीक है। तो इस पर फोर्स लगाने वाला कौन है? मैन। एक ही कांटेक्ट पॉइंट है, ये वाले कांटेक्ट पॉइंट पर ये मैन इस पर नीचे की तरफ फोर्स लगाता है। कितना फोर्स लगाता है? तो आंसर है जितना फोर्स आदमी पे नीचे की तरफ लग रहा है वो पूरा का पूरा फोर्स ट्रांसफर किस पे हो जाता है? इस पे, रूफ पे ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। ओके, तो इस फ्लोर पर ट्रांसफर होगा वो वाला फोर्स जो इस आदमी पे लग रहा है। तो इस आदमी पे कौन कौन फोर्स लगा रहा है भाई? इस आदमी पर कौन कौन फोर्स लगा रहा है? हु इज पुटिंग फोर्स ऑन इट? नंबर 1 ग्रेविटी, अर्थ कितना फोर्स लगा रही है इस पे? mg। और इस पर कौन फोर्स लगा रहा है? इस आदमी के हाथ में एक रस्सी है ना, रस्सी भी तो फोर्स लगा रही है। किधर? नीचे कि ऊपर? नीचे। कितना? अरे इधर उधर कुछ मत देखिए, बस इतना देखिए, ये लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? T।
तो उस आदमी पे टोटल फोर्स नीचे कितना लग रहा है? केस 1, फोर्स डाउनवर्ड ऑन मैन इज इक्वल टू, ये डाउनवर्ड हमने लिख दिया, इस माइनस में ही लिखेंगे, T प्लस mg। ये समझ आ गया? ओके। ये अपने मोशन में, एक्सीलरेशन में कितना कंज्यूम कर रहा है? 0, क्योंकि ये चल नहीं रहा है। इसलिए ये क्या करेगा? इस फोर्स को ट्रांसफर कर देगा अगली बॉडी को। यानी किसको ट्रांसफर करेगा? यस, दिस विल ट्रांसफर इट टू द फ्लोर। समझ आ रही बात? देखो, ये यहां पर बॉडी ऐसी है, मैं इसको ऐसे नीचे खींच रहा हूं, ये 20 न्यूटन से, और ये नीचे नहीं जा रही, तो ये क्या करती? अगर ये नीचे जाने के लिए 20 में से 1 न्यूटन भी इसने यूज नहीं किया, तो 20 न्यूटन का क्या किया इसने? मैंने तो इसको दे दिया, इसने क्या किया? ट्रांसफर कर दिया। किस पे? फ्लोर पे। यही होता है ना। तो या तो ये चले, नहीं चलेगी तो ट्रांसफर करे, तो इसने ट्रांसफर कर दिया। कितना फोर्स? जितना उस पे लग रहा था। कितना फोर्स लग रहा था? T प्लस mg। तो उसने पूरा का पूरा फोर्स फ्लोर पे ट्रांसफर कर दिया। तो फोर्स डाउनवर्ड ऑन मैन, देयरफॉर फोर्स ऑन फ्लोर, ये आ गया फोर्स ऑन द फ्लोर। कितना हुआ? T प्लस mg। ठीक है, ये आ गया। अब क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके बराबर है। ओके, थोड़ा सा ना m और m में डिफरेंशिएट कर लेते हैं। आदमी का मास कैपिटल M ले लेते हैं और ब्लॉक का मास स्मॉल m ले लेते हैं। ओके, तो फोर्स डाउनवर्ड ऑन मैन, दैट इज फोर्स ऑन द फ्लोर, कितना हुआ? T प्लस mg। T की वैल्यू कितनी है? यहां हमने निकाल के रखी हुई है। ये क्या आ गया? फोर्स ऑन दी फ्लोर। निकालिए कितना? हाँ जी, कितना हुआ? m प्लस m, 50 प्लस 25, 75, 75 इंटू 10, दैट इज 750 न्यूटन। ठीक है, दोनों ऐड हो गए। अब ये सबका हो गया। इन केस देखिए, सेकेंड केस में फिर से हमने इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। दिस फोर्स इज इक्वल टू द फोर्स अप्लाइड बाय द मैन। तो आदमी पर कितना फोर्स लग रहा है बताइए? फिर से वही, अर्थ नीचे की तरफ खींचती है, ये कितना? mg। टेंशन नीचे की तरफ कि ऊपर की तरफ? यस, ये अंतर आ गया। अब टेंशन किधर है? ऊपर की तरफ। ये अब बताइए इस पर नेट फोर्स कितना? ऊपर की तरफ T mg, अब नीचे प्लस ऊपर। नीचे फ्लोर को किधर दबाना है? नीचे, तो चलो नीचे मान लेते हैं। ठीक है, ऐसा कोई नियम नहीं है कि नीचे हमेशा माइनस रहेगा प्लस रहेगा, हमारी इच्छा है, आर्बिट्रेरी है। अगर हम डाउनवर्ड लिख देंगे तो फिर हम माइनस में ही लिखेंगे। पहले केस में भी ऐसा किया, जब हमने डाउनवर्ड लिख दिया तो फिर यहां माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, तो फिर से हम लिखते हैं केस 2, डाउनवर्ड फोर्स ऑन मैन इज इक्वल टू, डाउनवर्ड mg काम कर रहा है, लेकिन टेंशन किधर काम कर रहा है? अपवर्ड। टेंशन अपवर्ड। तो डाउनवर्ड नेट फोर्स कितना हुआ? mg माइनस t।
ये समझ आया? अब दोनों को देख लो, ऊपर वाला है mg प्लस टी, नीचे वाला mg माइनस टी, तो ये छोटा होगा, दिस इज इक्वल टू, वैल्यूज रख दी, कितना आया 250, ठीक है, 250 न्यूटन। ये सेकंड केस में समझ आ गया। तो कौन से केस में ब्रेक डाउन हो जाएगा? ओके, देयरफॉर in first case the floor will break. In first case the floor will break. तरीका समझ आया? ओके, इस क्वेश्चन के होने के बाद हम लोगों ने एनसीईआरटी के लॉज ऑफ मोशन के ऑलमोस्ट सब क्वेश्चन कर लिए, जो जो इंपॉर्टेंट थे। 2-4 इधर उधर छूटे होंगे, और जो शुरू के छूटे हैं वो इससे आसान है, सिंपल। एक्सेलरेशन निकालना है एफ अपॉन एम करिए, एफ निकालना है एम इंटू ए करिए। उसमें काइनेमेटिक्स और लॉज ऑफ मोशन दोनों कंबाइंड है। अगर मुझे काइनेमेटिक्स करना है एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ए का ढूंढने का एक और रास्ता क्या है? एफ अपॉन एम। अगर मुझसे फोर्स पूछा गया है तो मुझे मालूम है फोर्स एम इंटू ए होता है, लेकिन साथ में एक लाइन और उन्होंने दी है जिसको मैं यूज करता हूं, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उससे ए निकाल के लाऊंगा। और फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे? एम इंटू ए। तो फोर्स के लिए काइनेमेटिक्स दिया जाता है और काइनेमेटिक्स के लिए हमको फोर्स दिया जाता है ताकि हम ए निकाल लें। ये शुरू के कुछ क्वेश्चंस हैं इजी, और उसके बाद इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं जिसमें सूडो फोर्स भी आ गया, फ्रिक्शन भी आ गया, किस तरह से फोर्स कंज्यूम होता है, बाकी फोर्स आगे बढ़ता है, ये भी आ गया, टेंशन क्या होता है ये भी आ गया। ये इसके क्वेश्चन हैं। इसके बाद के न्यूमेरिकल्स और इससे ज्यादा डिफिकल्टी लेवल के होते हैं, ज्यादा अच्छे भी होते हैं और कॉम्पिटिटिव में भी आते हैं। एग्जाम्पल, एक हमने चेन को यहां टेबल के ऊपर ऐसे उठाया, टेबल पर पड़ी हुई है चेन, कितना फोर्स लगा रही टेबल पे? mg। उसको हमने ऐसे उठा लिया। 2 एग्जाम्पल देता हूं। पहले, उस चेन को ऐसे खिसकाया, 1/3 इसका उसका नीचे लटक गया, 1/3। क्या वो ऊपर वाले 2/3 को खींचेगा? नहीं खींच पाएगा। थोड़ा सा और खिसका दिया हमने, खींच लेगा। किस पर डिपेंड करता है? नहीं, फ्रिक्शन पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? फ्रिक्शन। जितनी ज्यादा पकड़ होगी फ्रिक्शन की, उतना ज्यादा हमको फोर्स चाहिए, उतना ज्यादा लटकाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपको बताता हूं कि यहां पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.4 है, तो बताइए कितनी % चेन को लटकाऊंगा ताकि वो खुद ही स्लिप होकर गिर जाए। ये एक क्वेश्चन है कि हमारे पास 100 सेंटीमीटर की चेन है, 40 सेंटीमीटर, 50, 60, 70, कितना लटकाएंगे कि उसको छोड़ेंगे फिर वो अपने आप स्लिप हो जाएगी, और उससे थोड़ा ज्यादा रखेंगे, कम से कम कितना पोर्शन टेबल पर रखें कि वो स्लिप मत हो। दिस इज ए क्वेश्चन, इसको बनाना है। दूसरा, एक चेन को हमने यहां से ऐसे उठा के रखा है, उसका वेट कितना था? mg टेबल पर। उसको हमने ऐसे लटका लिया, mg हमारे हाथ में आ गया और छोड़ दिया तो पूरी चेन भड़बड़ा के इस पर गिर गई। इस पे गिरी तो इसको फोर्स लगाई, वो फोर्स कितना होगा ये भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो फोर्स डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि जब चेन गिरेगी उसके पास वेलोसिटी आ जाएगी, और जैसे ही टेबल से टकराएगी वो वेलोसिटी तुरंत 0 हो जाएगी। देयर विल बी अ लॉट ऑफ इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम बहुत ज्यादा होगा, और ये फोर्स 3 mg तक हो सकता है। 3 गुना ज्यादा फोर्स लगता है अगर कोई चीज ऐसे टकराकर रुकती। तो ये फोर्स कितना होता है ये आप लोगों को बनाना है। वी कैन डू इट। इसी तरह से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और ये कोई नए क्वेश्चंस नहीं हैं, ये कॉम्पिटिटिव में आ चुके हैं।
स्लोप पर हमने एक ब्लॉक को रख दिया, वो आप कर चुके हैं। स्लोप पर ब्लॉक रखा, फ्रिक्शन से आगे पीछे होता है, वो लिमिट्स हम निकाल चुके हैं। इसी तरह से दूसरे होते हैं कि एक टेबल के ऊपर एक ब्लॉक रखा, उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा। अब बीच वाले ब्लॉक में रस्सी लगा के हम खींचते हैं। कितना फोर्स लगाएंगे कि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक के साथ साथ चलता जाएगा। कितना फोर्स लगाएंगे कि बीच वाला ब्लॉक ऐसे उखड़ जाएगा और ऊपर वाला गिर जाएगा। ये दोनों चीजें हमको निकालनी आनी चाहिए। इस तरह से बहुत सारे सिचुएशंस क्रिएट हो सकते हैं। एक ऐसा गोला बना हुआ है स्फीयर, उस स्फीयर में एक चींटी ऐसे ऊपर चढ़ रही है। ऐसे चढ़ते चढ़ते कितनी दूर तक जाएगी कि फिसल के वापस आ जाएगी। चढ़ रही है, चढ़ते चढ़ते वो तो उल्टी नहीं हो सकती, उसको कौन संभाल के रखता है? फ्रिक्शन, ताकि उसके पैर और फ्लोर के बीच में जो फ्रिक्शन है वो पकड़ के रखता है। हमने आपको बता दिया फ्रिक्शन कोएफिशिएंट 1/3 है, तो कितनी ऊपर तक वो जा पाएगी, ये आपको निकालना। दिस इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। चींटी के ऊपर चढ़ने का, चेन के नीचे गिरने का, ऑल दीज आर वेरी पॉपुलर क्वेश्चंस। ये कभी ना कभी कॉम्पिटिटिव में आईआईटी लेवल पर पूछे गए थे, एंड दे आर सो इंटरेस्टिंग कि वो हिस्ट्री बन जाते हैं और सब स्टूडेंट उसको सॉल्व करते हैं। इट विल बी रियली वेरी इंटरेस्टिंग। पर अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास में हो, देन इट नीड्स टाइम, और अगर हम वो टाइम कंज्यूम करेंगे तो हमारा आगे का सिलेबस रुक जाएगा। तो इसके लिए मेरे पास तरीका है। कई स्टूडेंट्स को इसमें इंटरेस्ट होता है, कई को नहीं होता है, तो मैं इसकी क्लास करूंगा और उसको रिकॉर्ड कर दूंगा। तो जिसको ये क्वेश्चंस, जिसको ये न्यूमेरिकल्स करने हो, उस रिकॉर्डिंग को देखिए और उसको सॉल्व कर लीजिए, बना लीजिए। जिसको नहीं देखने हो, एनसीईआरटी का पोर्शन कर चुके हैं हम लोग, उसकी जरूरत नहीं। ये श्योर है कि वो वाले क्वेश्चंस आपके स्कूल एग्जाम में नहीं आते। 12th के बाद जो कॉम्पिटिटिव होता है आईआईटी लेवल का, उस लेवल पर वो आते हैं। इसीलिए अभी आपके लिए वो करना जरूरी नहीं। तो अभी अगर आप अपना टाइम दूसरे पर लगाना चाहते हैं तो ठीक है, लगाइए, और उसके लिए अलग से टाइम दीजिए। जब आप चाहें उसके वीडियो देखिए और उसकी तैयारी करिए। लेकिन नेक्स्ट क्लास से हम लोग वर्क पावर एनर्जी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, ओके।